Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video, we are starting with the lesson ISLM Analysis. बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट लगता है, but here I am assuring you that by the end of this lesson, all your doubts will be cleared. So let's start with the lesson ISLM Analysis. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ब्रॉडली कौन कौन सी मार्केट्स को स्टडी करते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी वन मेजर मार्केट इज गुड्स मार्केट, जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं, जिसमें हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लेके और एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी को लेके, और वहां से हमारा निकलता है इक्विलिब्रियम जीडीपी। या हमने इसकी दूसरी अप्रोच भी पढ़ी थी, जिसमें हम सेविंग इन्वेस्टमेंट को इक्वेट करके अपनी इक्विलिब्रियम जीडीपी निकाल रहे थे। सो दिस वाज द गुड्स मार्केट। दूसरी मेजर मार्केट जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसका नाम होता है मनी मार्केट, जहां पे आप मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वेट करके इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हो। सो एक मार्केट में आपने इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटरमाइन करा, नोन एज द गुड्स मार्केट, और दूसरी मार्केट में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करा, नोन एज द मनी मार्केट। सो आईएसएलएम क्या करता है, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को कंबाइन करता है और एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देता है, जहां पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम जीडीपी को साथ में क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो। सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन। अब हमें समझना है कि आईएस और एलएम का मतलब क्या होता है। जब आप चैप्टर के नेम को अच्छे से समझ पाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि हम चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर का नेम रीड करो, ISLM, जहां पर I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, S स्टैंड्स फॉर सेविंग, L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड N स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम आईएस को पहले अलग से स्टडी करेंगे, फिर हम एलएम को स्टडी करेंगे और फिर आईएस और एलएम को कंबाइन करके हम निकालेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो यहाँ पर हमने बोला आई इज इन्वेस्टमेंट एंड एस इज सेविंग। तो ये आईएस किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सी मार्केट, गुड्स मार्केट। जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होगा तो वहां पर हमारी गुड्स मार्केट, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मार्केट, क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और जो दूसरा हमारा वर्ड लिखा हुआ है एलएम, तो यहाँ पर हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। और मनी मार्केट कहाँ इक्विलिब्रियम में होती है, जहां पे मनी डिमांड मनी सप्लाई की इक्वल है। लेकिन हम यहाँ पे एल को क्या कह रहे हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अनदर वर्ड फॉर मनी डिमांड। आप सोच के देखो कि आप मनी की डिमांड कर रहे हो, और मनी क्या होता है, एक लिक्विड एसेट। तो आप लिक्विड को प्रेफर कर रहे हो, इसीलिए मनी डिमांड को हम क्या कह सकते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसको हमने डिनोट कर दिया सिंबल एल से। और उसके साथ हम मनी सप्लाई को इक्वेट करते हैं, उसके लिए हमने सिंबल क्या लिखा, एम। सो दिस इज द मीनिंग कॉल्ड ISLM। क्लियर? सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ISLM मॉडल, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आईएस कर्व की। क्लियर? आईएस कर्व क्या होता है, आईएस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के और रियल जीडीपी के, और इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम इनको ज्वाइन करेंगे और हमारा एक कर्व निकलेगा विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दिस इज नोन एज आईएस कर्व। सो आईएस कर्व हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, आईएस कर्व इज शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट and real GDP where your saving is equal to investment, या आप कह सकते हो where your goods market is in equilibrium. So IS कर्व में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी को कंसिडर करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, जीडीपी को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं ABC, इनको हमने ज्वाइन करा। इन ABC के बीच में भी जितने पॉइंट्स हैं वो भी क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जीडीपी। इनको जब हमने ज्वाइन करा तो कर्व हमारा कैसा आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो आईएस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम जीडीपी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। और जितने भी पॉइंट्स हमारे आईएस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, उन पॉइंट्स का क्या मतलब है कि उन पॉइंट्स पर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है और प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
इसी पर्टिकुलर कर्व को अभी हम और डिटेल में करेंगे, हम इसको डिराइव करेंगे, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, और आईएस कर्व में हमने वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्स एक्सिस पे हमने रियल जीडीपी क्यों लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम इसकी डेरिवेशन करने से पहले हम पकड़ेंगे हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर्व, क्योंकि हमें आई और एस की जब तक क्लैरिटी नहीं होगी हम आईएस कर्व को डिराइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हमने लिया इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब हम इन्वेस्टमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, विच इज आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आर। क्लियर? इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। आई बार यहाँ पर हमारी है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो, कुछ भी जीडीपी लेवल हो, हम एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लेवल जरूर इकोनॉमी में इनकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई बार, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? फिर आप नोटिस करो माइनस साइन पे। क्लियर? माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। सो दैट इज वाई माइनस बी आर। सो आर और आई का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, तो हमने साइन लगा दिया माइनस। अब बात आती है कि ये बी क्या सिग्निफाई करता है, इस बी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बी जो आपका सिंबल लिखा हुआ है ये आपका कोफिशिएंट है, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है। आप इसको रिलेट कर सकते हो कंजम्पशन फंक्शन से। कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई। यहां पर हमारा स्मॉल सी क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो आपकी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज करेगी, वो किस पे निर्भर करता था, हमारा स्मॉल सी पे, विच वॉज योर एमपीसी। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हमने लिखा है बी और उसके साथ मल्टीप्लाई करा है आर को। सो आर में जब चेंज आएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, हमारा कोफिशिएंट बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी इस कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं मैं आपको मेंशन नहीं कर रही हूं, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में करेंगे। सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर्व हो गया। क्लियर? सो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है। सो फॉर दैट लेट्स ड्रॉ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व के लिए हमने वाई एक्सिस पे लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे वी आर डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट। क्लियर? हमने बनाया है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दिस कर्व इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है तब आपकी इन्वेस्टमेंट I1 है, लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करता है टू R2 तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सो इट इज शोइंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इसका क्या बैकग्राउंड है वो आप समझ लो। यहाँ पे जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए पहले एक पर्सन कुछ पैसा बोरो करता है और उसको फाइनली इन्वेस्ट करता है। सो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट यू पे ऑन बोरोविंग्स। मान लो कि आपने 100 रुपीज का लोन लिया। क्लियर? 100 रुपीज के लोन पे आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे क्या कर रहे हैं, बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। तो आप ज्यादा बोरो करोगे, ज्यादा बोरो करोगे तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। दूसरा केस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब आपके लिए बोरोविंग्स करना अब एक्सपेंसिव हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है आप कम बोरोविंग्स करोगे, आप इन्वेस्ट भी कम करोगे। तो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात आती है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में शिफ्ट कब आता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में शिफ्ट कब आएगा, ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से तो मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है, लेकिन अगर हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? तो जब हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है तो हमारा
इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, और जब हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हम इन्वेस्टमेंट को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आपको इन्वेस्टमेंट की क्लैरिटी नहीं होगी, आप अपना आईएएस कर्व को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सो पेशेंटली आपको समझना है एवरी टॉपिक। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइनल टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो पाएगा। Now, the next topic is impact of investment on aggregate expenditure and GDP when R happens to change. स्टूडेंट्स, जब आप 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल पढ़ते हो तो वहां पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो वहां पर हम इन्वेस्टमेंट को कैसा मान के चलते थे? इन्वेस्टमेंट वॉज ऑटोनॉमस देयर। लेकिन यहाँ पर हमने अज्यूम करा है कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम क्या लिखते हैं? अब आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आर। क्लियर? तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट हो रहा है। तो यही हमारा टॉपिक है कि जब आपके आर में चेंज आता है तो कैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, और उसकी वजह से कैसे हमारा जीडीपी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज आता है। सो यहाँ पे हमने 2 डायग्राम बनाए हैं, पैनल ए एंड पैनल बी। यहाँ पे पहले हम पैनल बी को पढ़ेंगे आज। यहाँ पे हमने लिया है सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑन द वाई एक्सिस, रियल जीडीपी ऑन द एक्स एक्सिस। पैनल ए में वी आर टेकिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन द वाई एक्सिस एंड रियल जीडीपी ऑन द एक्स एक्सिस। क्लियर? इसीलिए स्टूडेंट्स हमने डायग्राम को ऊपर नीचे बनाया है, क्योंकि हमारी जो एक्स एक्सिस है उस पे सेम वेरिएबल को हम मेजर कर रहे हैं। अगर हम वाई एक्सिस पे सेम वेरिएबल को मेजर करते तो हमारा डायग्राम यहाँ पर और एक डायग्राम यहाँ पर बनता। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। पैनल बी में पहले हम देखेंगे, हमने बनाया है सेविंग फंक्शन को विच इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, और ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ओरिजिन से नीचे हमारी डिस सेविंग्स होती हैं। क्लियर? फिर हमने बनाया है इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर्व। ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर्व अभी के लिए हमने ऑटोनॉमस बनाया है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? यहां से हमारा इंटरसेक्शन आया E1, जिसने आपको इक्विलिब्रियम जीडीपी दी Y1। अब जहां पर आपका S और I इक्वल होता है, वहीं पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आउटपुट लाइन के इक्वल होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे पैनल ए। पैनल ए में हमने ये 45 डिग्री लाइन बनाई है। दिस इज द इनकम लाइन, 45 डिग्री लाइन, एंड हमने बनाया है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, एंड this aggregate expenditure curve is this curve, aggregate expenditure curve AE1। AE1 और हमारी इनकम लाइन भी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? E1 पे, और वो हमें कौन सी इक्विलिब्रियम जीडीपी देगी? Y1। तो ये तो आप जानते हो कि दोनों अप्रोच से हमारी सेम इक्विलिब्रियम जीडीपी आती है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखते थे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। अगर मैं 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की बात कर रही हूं तो जब भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता था तो हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते थे, अगर डिक्रीज होगा तो नीचे शिफ्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो केस कंसिडर करते हैं क्लास। देखिए, इन्वेस्टमेंट को हमने करा इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा तो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर्व शिफ्ट कर दोगे अपवर्ड्स। ये हमारा आ गया, इसको हम I1 ले लेते हैं। अब ये हमारा आ गया I2। I2 हमारा सेविंग के साथ कहाँ इंटरसेक्शन दे रहा है? इसको मार्क कर लो, पॉइंट E2। यहां से हमारी नई इक्विलिब्रियम जीडीपी निकल कर आई विच इज Y2। नो डाउट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, नया इंटरसेक्शन एट E2, इक्विलिब्रियम जीडीपी आ गई Y2। जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में भी क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। अभी हमने पढ़ा A इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। सो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज आने से AE फंक्शन कर्व हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट कर देते हैं हमने AE फंक्शन कर्व को शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। लेकिन क्लास देखो, यहां पर आपको AE फंक्शन को कितना शिफ्ट करना है वो मैटर करता है। मैंने रैंडमली शिफ्ट करा और वो शिफ्ट हमारी सही नहीं है। क्यों? हमें ये देखना है कि Y2 लेवल ही इनकम आनी चाहिए। तो ये मैंने डेलिबरेटली ड्रॉ करा, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम में भी ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं रैंडमली, एंड देन वो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जीडीपी तो हमारी बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपको कैसे बनाना होता है? सो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था। आपको गिवन है Y2 लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम पैनल बी,
सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसी y2 को आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे लाइक दिस। क्लियर? जैसे ही वो इनकम लाइन को कट करेगा वहां पर आप बना दोगे अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट न्यू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन कर्व। तो आपका सही वाला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व कौन सा है? दिस वन, AE2। सो दिस वाज द रॉन्ग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। करेक्ट वाला कौन सा है? दिस वन। क्लियर? अदरवाइज मेरे लिए वो डिफिकल्ट था आपको ये समझाना कि आपको डायग्राम सही कैसे बनाना है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो हमने देखा कि हमारी जीडीपी क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है। हमारी जीडीपी कितनी आ गई है? जीडीपी लेवल y2। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज कर गई है। अब जब इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज करती है तो हमारी मनी डिमांड क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। इनकम बढ़ेगी तो हम पैसे की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और अगर हम मनी की डिमांड को ज्यादा कर रहे हैं, हर इंसान जा रहा है बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक्स क्या करेंगे? अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो इनकम के बढ़ने से मनी की डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर पा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही इंक्रीज होगा, तो आपको पता है इस इक्वालिटी से कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट क्या कर जाएगी? फॉल कर जाएगी। तो ये जो आपने I1 को I2 तक शिफ्ट किया था, अब ये I2 वापस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम शिफ्ट करते हैं। ये हमने बना दिया नया इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर्व विच इज माई I3। तो पहले I1 से I2 पर गए और हम AE1 से AE2 पर गए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट I2 से दोबारा कहां पर आ गया? I3 पर आ गया। अब I3 पे आप नोटिस करोगे कि ये नया इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर्व सेविंग कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको आप लेट कर लो पॉइंट E3। क्लियर? सो यहां से आपकी आएगी न्यू इनकम। दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी Y3। अब जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट फॉल करी है तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन भी क्या करेगा? फॉल कर जाएगा। तो उसको ऊपर वाले डायग्राम में दिखा देंगे। अब हम वो सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। रेंडमली हमें नहीं बनाना कहीं पर भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। हमें हेल्प लेनी है इस इक्विलिब्रियम जीडीपी की। हम Y3 को ऊपर की तरफ करेंगे एक्सटेंड, और उसको कब तक एक्सटेंड करना है? जब तक वो हमारी इनकम लाइन को टच ना कर दे। जैसे ही टच करा वहां पे स्टॉप कर जाना है, और वहां से आपको बना देनी है एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व की लाइन। सो दिस इज योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 3। क्लियर? सो फाइनल आपका I3 पर आकर हम स्टॉप हुए और ऊपर हम AE3 पर आकर स्टॉप हुए। दिस इज योर इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल Y3। So this is how when we allow rate of interest to change, what happens? Your investment increases, aggregate expenditure increases, income बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट फॉल करी, और फाइनली आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल कर गया। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज ना करें, उसको कांस्टेंट रखें, तो हमारा AE1 AE2 तक शिफ्ट करता और इन्वेस्टमेंट I1 से I2 तक शिफ्ट करता। बट यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, और हमारी इनकम Y1 से Y2 तक ना बढ़कर सिर्फ कितनी बढ़ी? Y1 से Y3 तक। So this is how when the rate of interest is changing, investment will impact real GDP like this। आपकी real GDP इंक्रीज कर जाएगी और आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज होगा वो कंपेरेटिवली क्या होगा? आपका लेस। So with this students, we have understood now in detail the importance of rate of interest in saving, investment and aggregate expenditure.